गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइव क्लास। वेक्टर्स में हम लोगों ने लास्ट में ट्राइंगल लॉ पढ़ा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। एडिशन से हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की थ्योरी समझी कि हम लोग एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। हम वेक्टर को रिवर्स करके जोड़ देते हैं और वही एडिशन की जगह बन जाता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक, देयर इज नो सेपरेट लॉ बाय द नेम ऑफ वेक्टर लॉ ट्राइंगल सब्ट्रैक्शन। ऐसा कोई अलग से लॉ नहीं है, एक ही लॉ है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि हम हमेशा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको घटाना है, डिफरेंस करना है, तो फिर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे एंड दैट एडिंग इज कॉल्ड एज टेकिंग द डिफरेंस। और उसी को हमने देखा था कि रिजल्टेंट की वैल्यू में बच्चों डिफरेंस आ गया था कि पहला जो रिजल्टेंट था एडिशन के लिए वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। एंगल था tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जब आपने डिफरेंस किया तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, और एंगल चेंज हो गया tan अल्फा डैश इज इक्वल टू माइनस b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल्स करे थे कि बच्चों ट्राइंगल लॉ, अगर आपको इसमें एक आंसर 5 न्यूटन एक आंसर 13 न्यूटन आ रहा है बच्चों, वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट क्लास छोड़ा था कि अलग अलग एंगल्स पे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या क्या होती है। तो हमने पहले देखा थीटा 0, फिर थीटा 180, फिर थीटा 90। ठीक, यहां तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला हो गया हमारा एंगल 0 डिग्री, दूसरा हमने पढ़ा 180 डिग्री। 0 डिग्री पैरेलल, और पैरेलल में बच्चों हमें आर मिलता है मैक्सिमम, कितना था a प्लस बी। थीटा 180, 180 का मतलब एंटी पैरेलल, और हमें आर मिलता है मिनिमम a माइनस बी। थीटा 90, 90 में ना कोई मैक्सिमम ना मिनिमम, और आर मिलता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। चौथा एंगल और देख लो, उसके बाद इससे ही कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा, आए हुए क्वेश्चन बन जाते हैं इतनी जरा सी बात से। चौथा एंगल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस अभी देखें क्यों है। वो है एंगल 120 डिग्री। और बच्चों याद रखिए कॉस 120 डिग्री जो होता है वो माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ। एक मिनट, ठीक, कॉस 120 बच्चों होता है माइनस हाफ। तो अब आपका रिजल्टेंट हम निकालें अगर, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 क्या होता है माइनस हाफ। तो आर बराबर बच्चों क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1/2। इसका माइनस साइन यहां लग गया तो प्लस का माइनस आ गया, तो क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस ये है देखो कि इफ ए और बी की वैल्यू इक्वल कर दी जाए, ए और बी की वैल्यू इक्वल कर दी जाए पी, लेट बोथ ए एंड बी हैव सेम वैल्यू, यानी पी सिंबल दे दिया जाए, दे हैव सेम वैल्यू पी, एंड उनके बीच का एंगल कर दिया जाए 120 डिग्री। तो बच्चों रिजल्टेंट अब कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 120 में रिजल्ट आ रहा था, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एक जगह पी स्क्वायर, बी की जगह भी पी स्क्वायर माइनस पी इंटू पी क्या हो गया पी स्क्वायर।
तो दिखाई पड़ रहा है पी स्क्वायर कट क्या बच गया, अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी आर बराबर कितना आ गया बच्चों, पी। तो क्या पता चला कि अगर अभी पॉइंट इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। तो कंक्लूडिंग पॉइंट बच्चों ये बना कि अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो बच्चों रिजल्टेंट की वैल्यू भी उन्हीं दोनों वेक्टर्स के बराबर आ जाएगी। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर ए और बी 10 न्यूटन है, इसको लिखते जाइए और सुनते जाइए। दो वेक्टर्स 10 न्यूटन हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो कह देंगे रिजल्ट भी 10 न्यूटन आएगा। अगर दो वेक्टर 100 न्यूटन के 120 पे लगाया जाए तो रिजल्ट बच्चों कितना आएगा, तो कह देंगे 100 न्यूटन आएगा। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपने अगर एक लाइन याद कर ली है तो आप सीधा सीधा जवाब दे दोगे। 20 के दो फोर्स 120 डिग्री पे लग रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो चुपचाप बोल दो 20, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, खट्टे से मार दिया 20। ओके, तो ये बात कहाँ यूज होने वाली है, तो बात कई जगह यूज होने वाली है, मैकेनिक्स में तो यूज होनी ही होनी है ये वाला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पर्टिकुलरली जब आप कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी आप इस वाले पॉइंट को कई बार यूज करेंगे। तो दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इटसेल्फ इन वेक्टर इटसेल्फ ये पॉइंट अभी यूज होने वाला है। तो 120 डिग्री वैल्यू इक्वल हो जाए वेक्टर्स की तो तीनों सेम हो जाते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू पी, और r भी किसके बराबर हो जाता है, p के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द फोर्थ एंगल 120 डिग्री। अब बच्चों दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, ये दो फॉर्मूले कंडीशनल फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये हमेशा लग जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये पता होते हैं थोड़ा टाइम बच जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। कंडीशनल फॉर्मूले कैसे हैं देखो, for two equal vectors, if a बराबर b बराबर p and angle between the vectors is theta, then resultant of their sum, उनके सम का रिजल्टेंट बच्चों आप याद रखेंगे 2p cos theta by 2, and resultant of their difference का फॉर्मूला बच्चों आप याद रखेंगे 2p sin theta by 2। ठीक, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए इस ब्लॉक पे एक फोर्स F लग रहा है, एक और फोर्स F लग रहा है, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब बोला जाए व्हाट इज देयर रिजल्टेंट, एग्जाम्पल 1 कह देते हैं इसको। ठीक, तो इस केस में बच्चों अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप तुरंत लिखोगे। अभी देखो रिजल्टेंट पूछा गया, याद रखो, तुम सोच रहे होगे कि सर डिफरेंस हम मान लीजिए ये ना लगाए ये लगाएं, तो बेटा डिफरेंस जब भी होगा वो आपको क्वेश्चन बोल देगा व्हाट इज द चेंज इन द वेक्टर। ठीक, चेंज जब बोलेगा चेंज इन द वेक्टर तब आप समझ जाइए आपको डिफरेंस निकालना है। लेकिन जब भी बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इट मींस ही इज आस्किंग द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है,
रिजल्टेंट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, और अगर डिफरेंस उसको निकालना होता तो ही विल आस्क फाइंड द चेंज इन द वेक्टर। ठीक, तो यू जस्ट डोंट टेक एनी टेंशन। रिजल्टेंट पूछा गया तो हम लगाएंगे सम वाला फॉर्मूला 2p cos θ/2। अब 2f लिख देंगे, cos 60 का आधा cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको पता होनी चाहिए, तुरंत याद होनी चाहिए, 2f इंटू √3/2, सो आंसर इज f√3। ठीक, अब इसका फायदा बच्चों ये है कि अब आपको ये नहीं लगाना था, अगर आप ये लगाते तो भी आंसर आपको वही मिलता। कौन सा? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 डिग्री। भाई यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ना कि a बराबर f है, b बराबर भी f है, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? f√3 आएगा। कैसे? f² कितना आएगा? 2f²। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो लिखा हुआ है 2f² प्लस f², दैट इज 3f², यानी f√3। सेम आंसर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इतना ना लगा के आपने सीधे क्या लगा दिया? 2p cos θ/2, थीटा था 60, उसका आधा हो गया 30 डिग्री। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया बच्चों? f√3 डायरेक्टली आ गया। ठीक, तो ये ऐसा करने से थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब कि हर जगह लग जाए जरूरी नहीं होता। अब देखो एग्जाम्पल 2, what is the resultant force on the block। आप देखो क्वेश्चन बन गया, ऐसे दे दिए रिजल्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये लग रहा है F, ये लग रहा है F, ये 60। ठीक, अब बच्चों यहां पे आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 में, तो आपको कुछ याद आ जाएगा। हमने बताया था आपको बच्चों की बातें होती छोटी हैं, भले बहुत छोटी हैं, but they mean a lot when it comes to the solving question, and that is also during exam। जब आप एग्जाम दे रहे हैं और प्रेशर कंडीशन में और आपको छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं याद हैं तो बहुत ही साधारण सिंपल से क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, दो फोर्स हैं, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, और एप्लीकेशन कैसे हो रहा है? 60 डिग्री दिखा दिया गया। हमने आपको एक बात बताई थी बच्चों, होपफुली आपको याद होगी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज टेकन फ्रॉम देयर टेल टू टेल। तो इस वाले वेक्टर बच्चों, इस f को हम क्या करेंगे? आगे एक्सटेंड कर देंगे। जब आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो हमें दिखाई पड़ेगा इस f की टेल यहां पे आ गई, और एक्सटेंड करने में क्या हो रहा है? हम इसी को इसके पैरेलल खिसका रहे हैं। और ये भी हम आपको बता चुके हैं बच्चों कि अगर एक वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका f को आपने इधर खिसकाया तो आप समझ गए 60 डिग्री था, तो ये कितना है? ये 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल कितना था? टोटल 180 था। 180 में 60 घटा दो, कितना बचा? 120। तो अब आप क्या बोलेंगे यहां पर? एज एंगल बिटवीन द शॉर्ट फॉर्म, बिटवीन द टू फोर्सेस इज, क्या लिखोगे? 60 डिग्री की 120। तो यू आर राइट, यू विल टेक 120 डिग्री।
और आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला बच्चों क्या, 2p, p 2f cos थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब 120/2। तो लो भैया आपका आंसर आ गया कितना, सॉल्व करोगे 2f cos 60 कितना आ गया 2f 1/2 कैंसिल होगा, कितना आ गया f। ठीक, ओके, आप समझो। अगर आपको हमारी वो लाइन याद रहती तो हम इतना भी नहीं लिखते, इसके लिखने की भी जरूरत नहीं थी। कौन सी लाइन अगर आपको याद रहती, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले बच्चों कि अगर दो इक्वल वैल्यू के वेक्टर्स हैं, इक्वल वैल्यू हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, इक्वल वैल्यू वेक्टर्स एक्टिंग एट 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी उन्हीं दोनों वेक्टर की वैल्यू के बराबर आ जाता है। इतना सिंपल से एक लाइन याद करा दी है, उसको याद करो। जैसे कहा जाए 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के दो फोर्स 120 पे लग रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा 10। 20 के दो फोर्स 120 पे लग रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा 20। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बस इतना दिमाग लगाना था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज नॉट 60, इट इज 120। तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 120 पे लग रहा है, तो उसके बाद बात खत्म हो गई। तो आपको बस क्या बोलना था, आपको बोलना था कि एफ के दो फोर्स, एफ के दो फोर्स 120 पे लग रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा एफ, रिजल्ट क्या होगा एफ। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा लिख देते एफ। तो इस तरह से आप ये जो शॉर्ट तरीका था ये भी आप हटा सकते हो, इसको भी नलिफाई कर सकते हो, डायरेक्ट देख करके आंसर आपका आएगा एफ। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूले बच्चों तभी आप अप्लाई करेंगे जब क्या है, इक्वल वैल्यू के वेक्टर्स है, ए एंड बी आर ऑफ इक्वल। तो ये कंडीशनल फॉर्मूले हमेशा लग जाए ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, एक आखिरी एग्जाम्पल और कर लूं, फिर बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन वेक्टर्स। फाइंड द resultant force on the block। आपको ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स बताना है। ये दिया हुआ बस, ये 60 डिग्री है, ये एफ। अगर इसको आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है हमको कि एफ ए और बी दोनों इक्वल वैल्यू के हैं और ए और बी के बीच में एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि थीटा बिटवीन द वेक्टर्स इज, ये डिसाइड करना है। तो आपको मालूम है 60 यहां से यहां तक कितना है 120। तो अब एंगल बिटवीन द वेक्टर बच्चों आप क्या लेंगे 60 की 120, तो हम बोलेंगे 60 डिग्री। उसके रीजन होपफुली आप समझ गए होंगे कि जब इस फोर्स को आप आगे देखो, इस फोर्स की टिप है और इस फोर्स की टेल, टिप टू टेल एंगल नहीं होता है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो इस फोर्स की टेल, इस फोर्स की टेल, टेल से टेल कितने एंगल 60 डिग्री। बस किस्सा खत्म। रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा 2p cos थीटा बाय 2, तो 2f cos 60/2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कितना आ गया f√3। तो दिस वे और दैट वे
फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंस की। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन हिंट देगा, कैलकुलेशन आपको करनी होगी, हिंट आपको अच्छे से समझना होगा बस। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है किताबों का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। If resultant of two unit vectors is also a unit vector, what is the magnitude of their difference? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन √2, तीसरा ऑप्शन √3, चौथा ऑप्शन 0। दो यूनिट वेक्टर्स यानी दोनों की वैल्यू 1 1 है और उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना आएगा। ठीक, तो बात को थोड़ा समझने वाली बात क्या है, क्या इस क्वेश्चन में बच्चों 120 डिग्री की कोई कंडीशन आपको दिख रही है बेटा? आर यू एबल टू सी एनीवेयर एंगल 120 कंडीशन? अगर आपको दिख गई है तो वेरी गुड, और नहीं दिख रही है तो देखेंगे साथ में कैसे। क्वेश्चन ने कहा कि रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी ये तो पहले उसने बता दिया कि जो दो यूनिट वेक्टर्स हैं वो दो यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब उसने पहले ही बता दिया कि भाई यहां पे एज वो बात कर रहे हैं टू यूनिट वेक्टर्स की। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ए और बी की वैल्यू दोनों की 1 है, यानी कंडीशन क्या आ गई, ए और बी इक्वल। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला अगर रिजल्टेंट इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी कि एंड जो रिजल्टेंट बच्चों वो भी 1 है, ये भी गिवन है। तो अब तुम अपना लॉजिक लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ कि ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है क्या कि एज वी नो, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि अगर ए और बी बराबर है पी के एंड थीटा अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी क्या आता था, पी। तो आप यहां पे बच्चों वाइस वर्सा भी तो कह सकते हो कि अगर हमने ये पढ़ा है कि ए और बी इक्वल हैं और एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्ट भी आता है पी, ये तो हमने पढ़ा है। अब इसका उल्टा कोई बोल दे, सुनो, कोई उल्टा बोल दे कि दो इक्वल वैल्यू थे, दो इक्वल वैल्यू वेक्टर थे और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है, तो बताओ बताओ उनके बीच का एंगल कितना है? तो कहते हो सर 120 डिग्री और कितना है। तो बेटा डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो तुम कहोगे डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सर हमें 3 चीजें चाहिए। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, एक तो ये था डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, या ये था 2p
साइन थीटा बाय 2। ये हम तब लगाते हैं जब ए बी बराबर नहीं, और ये तब लगाते हैं जब ए और बी बराबर है। तो अपने इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन ने कहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, दो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर, जो दो यूनिट वेक्टर का रिजल्ट भी यूनिट वेक्टर है, तो हम यहाँ पे अपने निष्कर्ष को यहाँ पे समझेंगे। तो मैं तुम्हें समझाने कितना लिखा, अब क्या बोलोगे, as in the given question a बराबर b बराबर r बराबर 1, इसका मतलब इट मीन्स इनके बीच का थीटा कितना है 120 डिग्री। ये रिजल्ट हमको मिल गया इनकी इन बातों से। तो बस आंसर आ गया आपका। सो द डिफरेंस विल बी 2p साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला लगाया, क्या लगोगे 2, p की जगह पे क्या लगोगे बच्चों 1, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सब क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। और यहाँ क्या लगोगे साइन 120 का हाफ, 120 का हाफ होता है 60 डिग्री। तो डिफरेंस बच्चों कितना आ गया 2 साइन 60। और आपको साइन 60 याद रहना चाहिए तुरंत, 2 इंटू रूट 3 बाय 2, सो द डिफरेंस इज रूट 3। ये बच्चों आ जाता है आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, सी ऑप्शन। ठीक, करेक्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा लॉजिक को जगाने के लिए। देखो example, if resultant of two unit vectors is a null vector, resultant of two, what is the magnitude of their sum? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन रूट 2, चौथा ऑप्शन 0। आप क्वेश्चन को तो समझना है कि थोड़ा वाइस वर्सा लैंग्वेज में चला गया। वाइस वर्सा का मतलब समझो, हम इसलिए रुक जाते हैं कि कुछ लोग ट्राई कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको सॉल्व कर रहे हैं जैसे लाइव क्लास में करते हैं, है ना। पता चला हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, आंसर लिखते चले जा रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं दे रहे सॉल्व करने का, तो फिर क्या होगा, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप पिक्चर का देखते रहेंगे, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर दे रहे हैं। इसलिए हम गैप कर देते हैं। तो जो गैप है जिसमें बैठे हुए हैं, आप इसको ट्राई करके फिर अभी जब लिखें आप अपने आंसर को इससे मैच कराएं, तो उससे टू वे इंटरेक्शन होता रहेगा और आपको मजा आएगा कि हाँ भाई अगला चैलेंज मिला ट्राई करें, अगला चैलेंज मिला ट्राई करें। ठीक है, तो आप कॉपी पेन के साथ बैठे, हम ये मान के चल रहे हैं
तभी आपको इसमें मजा आएगा। ठीक, चलिए, बस इतना ही ऑप्टिमम टाइम होता है, 1 मिनट तक या 1 मिनट 20 सेकंड, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा टाइम फिर आप नहीं सोच पा रहे, इसका आप सोच नहीं पा रहे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई। क्वेश्चन ने कहा कि रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अब तुम कहोगे सर देखिए इसने यहाँ पे कहीं पे डिफरेंस की तो बात ही नहीं करी, इसने खाली रिजल्टेंट लिख दिया और रिजल्ट नल वेक्टर लिख दिया। तो बच्चों नल का मतलब होता है जीरो। तो याद रखो, अगर 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्ट जीरो आ रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। ठीक, तो हमें अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हम समझ गए कि एज रिजल्टेंट इज जीरो, सो इनके बीच का थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो इनका सम का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, 2p cos थीटा बाय 2। ठीक है, cos थीटा बाय 2। तो अब अगर तुम देखो ऐसे, 1 न्यूटन 1 न्यूटन पहले, तो इनिशियली ऐसा, ठीक, तो डिफरेंस कितना आ रहा था, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो बच्चों, नल वेक्टर। अगर उनसे पूछा है व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, इनका सम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना ले लोगे, 0 डिग्री। तो अब रिजल्ट आपका कितना रहेगा बच्चों, बोलो, 2p cos 0। cos 0 बाय 2 का कोई मतलब नहीं होता है, cos 0 0 ही रहता है। तो cos 0 मतलब cos 0 बाय 2 करो चाहे cos 0 लिखो, एक ही बात होती है। तो cos 0 की क्या आती है, 1। तो रिजल्ट कितना हो गया, 2p, और p कितना है, 1 के यूनिट वेक्टर, तो आंसर क्या आ गया, 2। इतनी सी बात है। तो ये हो गया इनका सम। और जब रिजल्ट नल वेक्टर है तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंस ही दिया हुआ है, और सम के लिए आपने इनको उसको पलट दिया, तो एक को पलट दिया, थीटा 0 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 2। ये बात याद रखिएगा। तो एक में आंसर √3 आ रहा है, एक में आंसर 2 आ रहा है। और लैंग्वेज किस तरह से बोली गई, कैसे बोली गई है, होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, चलो भाई, अब बात करते हैं बच्चों, अब हम बात कर सकते हैं, इसलिए करने जा रहे हैं 2D एंड 3D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। और क्यों बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग कंपोनेंट सीख चुके हैं। कंपोनेंट अगर आपको आ गए हैं तो 2D वेक्टर इज वेरी सिंपल फॉर यू, और नहीं आया तो फिर दिस इज नॉट सिंपल। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, तब आप जाके सॉल्व कर पाएंगे। टू डी एंड 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम पहले देखते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है बच्चों कि 2 डायमेंशंस पे वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। इट कैन बी बिटवीन x एंड y, इट कैन बी बिटवीन y एंड z, इट कैन बी बिटवीन x एंड z। ठीक, याद रखो 2 डायमेंशन, कोई भी 2 डायमेंशन हो सकते हैं, x y भी हो सकता है, y z भी हो सकता है, या x z भी हो सकता है। ठीक, नॉर्मली बच्चों बुक्स में हम लोग एक्स वाई ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉपी, जो हमारा बोर्ड है
उसका एक कोना हम लोग ओरिजिन मान के इधर x मानते हैं, इधर y मानते हैं। तो हम लोग अपने कॉपी अपने बोर्ड के हिसाब से x का प्लेन लेते हैं। तो देखो बच्चों, कोई वेक्टर ये है, ठीक, एट सम एंगल थीटा। इसका जो ax कंपोनेंट उसको हम a लिखते हैं स्मॉल a, जो इसका ay कंपोनेंट उसको लिखते हैं स्मॉल b। यानी इस वेक्टर a की वैल्यू x एक्सिस पे a है, y एक्सिस पे b है। तो इसको कैसे लिखोगे? तो क्या दोगे? वेक्टर a हैज इट्स वैल्यू a अलोंग x एक्सिस। x का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्लस i कैप। y का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्लस j कैप। तो वेक्टर ए कैसे लिखोगे? ए आई प्लस बी जे, ए आई बी जे। तो अभी आपको हमने पिछले क्लास में बताया हुआ कि ये बी है तो ये भी तो बी है। क्यों? क्योंकि उसी के पैरेलल उसको खिसका के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा करने से बच्चों में ट्राइंगल मिल जाता है जिसका बेस है ए और इसका परपेंडिकुलर है बी। तो बाकी रिजल्ट यहीं से दिखने लगे। जैसे कह दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चों क्या देख रहे हो तुम यहां से? आपको ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ट्राइंगल से पाथोगोनल लगा दो। तो ए स्क्वायर, ये जो आएगा क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल। और कह दें कि इसका जो ए का डायरेक्शन कहां से नापा आपने? एक्स एक्सिस। तो इसको थीटा को डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। थीटा क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद रेस्पेक्ट टू, ये आपने थीटा किससे नापा? एक्स से कि वाई से? एक्स से। विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये कैसे मिल जाएगा? तो ट्राइंगल दिख रहा है ना, क्या लिखोगे? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी बाय ए कर दोगे तो इसका डायरेक्शन या थीटा भी आपको मिल जाएगा। तो इट इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D वेक्टर। आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यूज दे करके आपको इसे और पक्का करवा देते हैं। इतना लिख लो पहले। ठीक, इसके ब्रैकेट में आप कहीं लिख लेना कि कहां से नापा गया है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक। आपको तुमसे कहता नहीं सर वाई एक्सिस से बता दीजिए, वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस बता सर थीटा डैश। तो यहाँ क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। तो अगर कहीं ए अपॉन बी लिख दें तो उसका मतलब होता है वो एंगल नाप लिया कहां से? वाई से। लेकिन नॉर्मली हम हमेशा एंगल किससे लेते हैं? एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो दिस इज टेन थीटा बी बाय ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब देखो बच्चों, इसको हम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हम वाइस वर्सा चलेंगे, ये सिखाया, इसका उल्टा चलेंगे अब। यानी हमने सारे गामा पादा निसा सीखा है, अब हम साइन धापा मागा रेसा करेंगे। सारे गामा पादा निसा, साइन धापा मागा रेसा कैसे करते हैं और देखेंगे। For the given force, what will be its vector representation? बस
एक ये ब्लॉक है बच्चों, ठीक, इस पे एक फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पर। इस फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? तो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्स एक्सिस, इधर क्या है ये वाई एक्सिस। कंपोनेंट बनाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है तो भाई बड़ी गलत बात है, नहीं होनी चाहिए थी। तो देखो इधर क्या लिखोगे, एफ एक्स क्या लिखोगे, जिधर का से कोण का का से कॉस 20 कॉस 30 डिग्री लिखोगे इधर। इसके परपेंडिकुलर इधर इधर क्या लिखोगे, एफ वाई बराबर 20 साइन 30 डिग्री लिखोगे। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी एफ एक्स वैल्यू या स्मॉल ए, एफ एक्स को हमने स्मॉल ए लिखा था ना थोड़ी देर पहले, देखने से पहले। तो दैट इज व्हाट 20 cos 30। cos 30 की बच्चों वैल्यू क्या होती है, √3/2। सो यू गेट 10√3। ठीक, सॉल्व कर लिया। एफ वाई कितना आएगा बच्चों, एफ वाई आएगा बी, या इसको हम बी लिख देते ना, अभी हमने किया था। तो बी आएगा आपको कितना, 20 साइन 30। साइन 30 कितना है, 1/2, कितना आ गया 10 न्यूटन। तो 2D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ओवर हो गया, खत्म। क्या, वेक्टर एफ बराबर ए आई प्लस बी जे, पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो एक जगह क्या लिखोगे, एक जगह लिखोगे 10√3 आई कैप और बी जगह पर 10 जे कैप। ये आ गया इस 20 न्यूटन का करेक्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट कर लीजिए। अब क्योंकि आपको कंपाउंड बनाने आते हैं तो सीधे उनको पुट करके ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी पुट कर दिया। ठीक, अब वाइस वर्सा एग्जाम्पल, फॉर अ गिवन वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ ए with respect to x axis and with respect to y axis। ठीक, तो देखो कंपेयर किसे करोगे, वेक्टर a बराबर a i प्लस बी जे लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो जाता है बच्चों, √a² प्लस b²। a कितना है, 3² प्लस 4²। 9 16 25, 25 का रूट 5। ये तो आ गया आंसर। आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था वेक्टर ए, ये ए था, ये बी था। tan थीटा अगर x से नाप रहे तो क्या आएगा,
बी बाय ए। बी बाय ए का मतलब बच्चों समझो कि जो कुछ भी जे के साथ लिखा है, जो कुछ भी जे के साथ लिखा है वो बी है, और जो कुछ भी आई के साथ लिखा है वो ए है। जो कुछ भी आई के साथ लिखा है 3 4 5 7 10 20 कुछ भी लिखा हो वो ए है। तो पहले उसने पूछा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आपको निकालना है तो जो हम करते आ रहे वही करेंगे, बी बाय यानी जे बटे जे के साथ जो लिखा है अपॉन जो आई के साथ लिखा है। तो आपका टेन थीटा बच्चों आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 4/3। इसको लिखना चाहो देख सकते हो कि थीटा बराबर 10 इनवर्स 4/3। और उसी तरह से कहा जाए कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू वाई पूछ रहा है तो वाई के हिसाब से क्या करोगे बच्चों, टेन थीटा डैश, और जो y के हिसाब से पूछा जाएगा तो आपको मालूम है ये थीटा डैश हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ a आ गया b आ गया, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b, a अपॉन मतलब 3/4। तो थीटा डैश को लिख सकते हो 10 इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल x से 4/3 और y से 3/4 है। नॉर्मली बच्चों क्वेश्चन में पूछता है वो x से ही पूछता है, तो x से क्या रहेगा b बाय a। तो 2D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है, और ये आसान अब इसलिए क्योंकि आपको कंपोनेंट वगैरह सब आता है। ठीक, मूविंग टू द 3D रिप्रेजेंटेशन, और फिर 3D 2D के और 1D के कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, अब आप बच्चों उसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखें क्या होता है, कैसे करते हैं 3D में। तो देखो बच्चों 3D में तो होता है 3 एक्सिस। अब बोर्ड में 3 एक्सिस दिखेंगे नहीं, तो बोर्ड में तो एक्स वाई का एक ये रहेगी ना। तो 3D देखने के लिए बच्चों आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक कमरा, एक हॉल। ठीक, तो उस कमरे उस हॉल को हमने बना लिया क्यूबॉइड के फॉर्म में। ये एक हॉल है, कमरा है, क्यूबॉइड है, ये इस कमरे का एक कोना है। इस कोने को हमने ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया बच्चों हमने वाई एक्सिस, और जाहिर सी बात है दीवार की जो बाहर की तरफ एक्सिस आ रही है वो कौन सी है, वो जेड एक्सिस। ठीक, अब समझना इस कोने से अगर इस कोने में जाओगे तो तुम किस प्लेन में रहोगे, एक्स वाई प्लेन में रहोगे। यानी कि ए कुछ और नाम डाल देते हैं, पी क्यू आर एस ओ टी यू वी। ठीक, समझना बच्चों, क्योंकि इमेजिनेशन के लिए थोड़ा सामने रहते हम तुम्हारे तो और अच्छे से इमेजिन करवाते, लेकिन अब इसमें काम चलाया जाए। कोई दिक्कत है पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना। फिलहाल तो देखो क्या है कि अगर हम ओरिजिन ओ से आर में किसी वेक्टर को जोड़ेंगे जाके आर में, तो ये आर भी इसी प्लेन में, ओ भी में, तो ये जो वेक्टर बनेगा ओ से आर तक ये क्या बनेगा 2D की 3D, तो कह देंगे सर ये 2D रहेगा।
अगर आपको 3D बनाना बच्चों तो क्या होना चाहिए कि ये वेक्टर इन दोनों एक्सिस के बाहर की तरफ आ जाए, एक्स वाई से बाहर की तरफ आ जाए। और अगर बाहर की तरफ आएगा तो ये ओ से चल के आर पे जुड़ेगा कि एस पे जुड़ेगा, लॉजिक लगाओ। ओ से चल के आर पे जुड़ेगा कि एस पे जुड़ेगा। अगर ये बाहर आ गया, ये दीवार चिपका था तो आर पे जाता, बाहर आएगा तो इस कोने पे आके जुड़ेगा, यानी ओ से एस तक। क्योंकि ये जो एस है दीवार के बाहर की तरफ है, एस दीवार के अंदर नहीं है। तो ये जो वेक्टर बच्चों ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये दिखा दिया। अब लिखना लिखना कैसे, समझना क्या है, ये आपको और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों, में भी आप समझ पाए। क्योंकि यही दिक्कत है ऑनलाइन में कि आप सामने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझा देते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, ये एस जो है आर्क से बाहर की तरफ, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, ये 3 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स वाई जेड, ये हमारा वेक्टर है बच्चों। ये रहा, अगर एक्स और वाई के बीच में तो 2D है, ओ से आर तक। इसको अगर हम बाहर निकाले इधर इधर इधर, तो ये क्या बन गया बच्चों, एक 3D वेक्टर, ओ से एस की तरफ आ गया। अब ये 3D हो गया। तो बच्चों आपको पता है कि जब ये 2D में था, 2D में था ऐसे, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। समझ, जो बात समझाने वाली वो क्या है, बहुत लंबी चौड़ी की बात नहीं, आसान सी बात है, बस थोड़ा समझ जाओगे तो दिमाग में बनी रहती है बात, और कुछ नहीं। जब 2D में था बच्चों तो x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ एंगल हमने दिखा दिया तुमको। ये एंगल x कितना है, थीटा, जो लिखते थे हम कितना, b बाई ए। ये क्या था, थीटा डैश, इसको लिखते हैं क्या, a बाई बी। जब 2D में था बच्चों तब ये वेक्टर जो ग्रीन कलर का वेक्टर, ये z एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, तो कहोगे सर 90 डिग्री। तो 2D में जो वेक्टर होता है वो हमेशा ही z एक्सिस से या तीसरी एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना बच्चों एज अ कॉन्सेप्ट। अ वेक्टर इन 2D आइदर इन xy प्लेन, yz प्लेन या xz प्लेन जो है वेक्टर, जो 2D में 2 एक्सिस पे, वो तीसरी एक्सिस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है या हमेशा 90 डिग्री बना के रखता है। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखें कि यहां जब 2D में था तो z एक्सिस का कितना एंगल बन रहा था, z एक्सिस के साथ बन रहा था बच्चों 90 डिग्री। अब ये ऐसे बाहर आ गया, ऐसे बाहर आ गया, तो जाहिर सी बात है जब बाहर आ जाएगा बेटा, तो अब ये x के साथ वो b बाय थोड़ा बनाएगा, x के साथ कुछ एंगल बनाएगा यहां से, ये y के साथ कुछ बनाएगा, z के साथ कुछ बनाएगा। तो बच्चों जैसे ही वेक्टर 2D से 3D में आता है, इसके 3 एंगल बन जाते हैं, x के साथ कुछ और एंगल, y से कुछ और, z से कुछ और। तो यहां उन एंगल्स को हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा। और यहां पर बच्चों ये एंगल्स कॉस में रिप्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि कॉस में रिप्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं। यानी कि जब आपका वेक्टर एक्स वाई जेड पर रिप्रेजेंट होगा तो एंगल्स तीनों से बनेंगे, और क्या क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस वाले को अल्फा कह देंगे, वाई एक्सिस वाले को बीटा एंगल कह देंगे, और जेड यानी यहां से जो बन रहा है बच्चों उसको गामा कह देंगे। ठीक, और अल्फा बीटा गामा को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो पहले देखिए इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू a है, y पे कोई वैल्यू b है और z पे कोई वैल्यू c है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर हैज वैल्यू a ऑन i एक्सिस, b ऑन j यानी y एक्सिस एंड c ऑन k यानी z एक्सिस। तो ये तो हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन 3D a b c x y z। ठीक,
मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा बच्चों? तो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट वही है, अंडर रूट, वहां पे हम लोग ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे मॉड बना के लिख दो, बात एक ही रहती है। ठीक है, ओके। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों कैसे लिखते हैं हम लोग? कॉस अल्फा, देखो ध्यान से, तो अल्फा कहां से नापा गया? एक्स एक्सिस, तो एक्स का कंपोनेंट कौन है बच्चों? एक्स का कंपोनेंट है ए, तो अब याद रखो सिंपली एक्स एंगल निकालना है तो ए का कंपोनेंट यानी एक्स की वैल्यू अपॉन टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी हमने एक ही बात बताई, दूसरी आप अपने आप समझ गए होंगे, यही ह्यूमन ब्रेन होता है, थोड़ा हिंट मिलता है कैच कर लेता है। बीटा किसके साथ है बच्चों? वाई एक्सिस के साथ, वाई का मतलब बी, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऐसे ही कॉस गामा, कॉस गामा किससे नापा गया? जेड एक्सिस से, जेड पे वैल्यू कितनी? सी, सी अपॉन मॉड ए, करेक्ट। तो इसको पूरा लिखोगे अगर इलेबोरेट करके तो क्या लिखा है यहाँ पे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी क्या ये ए का मॉड है जो भी आपने लिखा था। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ के लिखोगे सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे मेंशन करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। तो ये क्या है? विद एक्स एक्सिस कौन है? कॉस अल्फा। विद वाई एक्सिस कौन है? कॉस बीटा। विद जेड एक्सिस कौन है? कॉस गामा। ठीक, अब ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों की, ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमने इन तीनों का कॉस स्क्वायर अल्फा को, कॉस स्क्वायर बीटा को और कॉस स्क्वायर गामा को जोड़ दिया बच्चों, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। यानी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पूरे 3D की कहानी को। ठीक, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। डायग्राम में कीवर्ड बनाना है और देख लीजिए कि ये उसके अंदर वाले फेस यानी R पे जाके नहीं लगा है, वेक्टर कनेक्ट हुआ है करके S यानी बाहर वाले फेस पे। जैसे ही बाहर आया तो जो हमने आपको कोशिश करी थी 3 डायमेंशन में 3 मार्कर से समझाने की, तो तीनों एक्सिस से ये एंगल इसमें अलग अलग बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। हो सकता है तीनों से इक्वल वैल्यू बनाए, इक्वल वैल्यू तब बनाएगा बच्चों जब तीनों का कंपोनेंट का ए का बी का स्मॉल सी की वैल्यू क्या होगी? सेम, तब ये एंगल इक्वल बनाएगा। ठीक है, चलो भाई देखिए, लिख लिया।
अगर आप इसको प्रूव करना चाहें प्रूव कर सकते हैं, रफ कॉपी पे कहीं करके देखना। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर अपॉन ये सी स्क्वायर अपॉन ये, इसका स्क्वायर करो रूट हट जाएगा, सॉल्व करो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अपना करके देखना चाहो करके देखना, वही आएगा जो बता रहे हैं। Example, if a vector is a बराबर I प्लस J प्लस K कैप, find the direction cosines of the vector A and also the magnitude, तो आवाज आ रही, and also the magnitude of vector A, also the magnitude of vector A। बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड तो ये लो भाई रखा हुआ है, निकला रखा है क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कंट्रोल, इसे हम कर ले रहे हैं साथ साथ क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको टाइम दे बहुत ज्यादा, बहुत सिंपल रूट 3। डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, तो आपको पता है सब आइडेंटिकल है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब 1 आएगा, मतलब इक्वल आएगा 1 अपॉन रूट 3। समझ कैसे किया, ए की जगह पे क्या लिखा है, ए बाय मॉड ए पढ़ा था ना अभी, ए की जगह पे क्या लिखा है 1 बाय मॉड ए कितना रूट 3, कॉस बीटा क्या लिखा है बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड क्या लिखा है 1 बाय रूट 3। उसी तरह से कॉस गामा भी बच्चों क्या हो जाएगा सी अपॉन मॉड ए मतलब 1 बाय रूट 3। तो तुम वहां ना करो, यही इनको स्क्वायर का जोड़ के देख लेना, आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। ठीक, these are the direction cosines। एक सिंपल सा एग्जांपल जस्ट टू मेक यू लर्न द फॉर्मूले एक बार थोड़ा सा रिकैप हो जाता है, याद हो जाते हैं जल्दी, ये पर्पस था। ठीक, अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट चेंज और द डिफरेंस इन वेक्टर। अब उसमें ये 3D का 2D का ये पूरा यूज आएगा। हेडिंग डाल दो, हेडिंग चेंज इन वेक्टर। ठीक, चेंज इन वेक्टर बच्चों पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, आज पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे, खत्म नहीं होगा, इसको शुरू ही करेंगे अगले वाले क्लास में, यानी मंडे को। नेक्स्ट क्लास हमारा क्लास बच्चों मंडे को, ठीक है, कल नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता है, सैटरडे को नहीं रहता है। ठीक है, अब मंडे को पढ़ेंगे इसके आगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।